हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ संख्या 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं एवरेज वाले उन प्रश्नों को हल किया था। आज हम पाठ संख्या 1 के आंकिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आंकिक प्रश्न हम हल कर रहे हैं। अब आंकिक प्रश्नों में पहला सवाल देखते हैं हम लोग। हमें क्या बोला गया है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है, उनके मध्य बल का मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो दूरी r का मान आपको कितना दिया गया है, r का मान है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर। इसे मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा किया हमने, तो 30 और गुणा में 10 की घात -2 मीटर, या फिर एक जीरो से एक घात कैंसिल हो गई तो 3 गुणा 10 की घात -1 मीटर। ठीक है, और इन दोनों गोलों पर आवेश आपको दे रखे हैं 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम और 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। तो Q1 का मान हो गया हमारे पास में 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम है, और Q2 का मान हो गया हमारे पास में 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। तो यहाँ से अब हमें बोला गया है कि इन दोनों गोलों के मध्य बल का मान ज्ञात कीजिए, और चूंकि कूलाम के नियम के अनुसार बल का मान F बराबर हमारे पास में क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो K का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान हो गया 2 गुणा 10 की घात -7 गुणा Q2 का मान हो गया 3 गुणा 10 की घात -7 बट्टा R का मान ये है, इसका स्क्वायर किया तो 3 का तो हो गया 9 और गुणा में 10 की घात -2, तो 9 से तो 9 कट गया। इस 2 को आपने 3 से गुणा कर दिया तो 6 गुणा 10 की घात 2 घात यहाँ पे कम हो गई तो -5 -5 और -7 कितना हो गया -12। 9 में से 12 घातें कम कर दो आप, 10 की घात -3 न्यूटन। तो 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन का बल कार्यरत होगा इनके बीच में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा सवाल देखिएगा। दो समान धातु के गोले हैं, मतलब एक ही धातु के दो समान आकार के गोले आपको दे रखे हैं और उन पे आपको 10 माइक्रोग्राम प्लस में और माइनस में 20 माइक्रोग्राम के आवेश दे रखे हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है कि दोनों अवस्थाओं में जो बल है वो कितना लगेगा। अभी देखो, पहले तो आपने बोल दिया, दूसरा सवाल देखिए। इसने भी बोला है कि दो गोले आपको दिए गए हैं, उन दोनों गोलों पर एक पे तो प्लस का 10 माइक्रोग्राम का आवेश है और दूसरे पे माइनस के 20 माइक्रोग्राम का आवेश है। ठीक है, तो Q1 का मान हमारे पास में है प्लस में 10 माइक्रोकुलाम, यानी 10 गुणा 10 की घात -6 कुलाम, और Q2 का मान है हमारे पास में 20 माइक्रोकुलाम, यानी 20 गुणा 10 की घात -6 कुलाम। और इन आवेशों के लिए आपको ये बोला गया है कि इस स्थिति में आपको ये बोल दिया जाता है कि इन दोनों गोलों को आपने परस्पर संपर्क में रखा है और फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया आपने वापस से। दो स्थिति में बल मान ज्ञात करना है आपको, बल का मान। तो इस पहली स्थिति में बल देखिए हमारे पास में क्या होगा, F बराबर आ जाएगा हमारे पास में K Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों गोलों को आप संपर्क में लेके आते हैं और दो एक समान धातु के गोले हैं, ये मतलब समान आकार के समान धातु के दो गोले आपको दे रखे हैं। और यदि समान आकार के समान धातु के दो गोलों को आप परस्पर संपर्क में लेके आते हैं, एक बार स्पर्श करवाते हैं, फिर आप अलग कर दोगे, तो स्पर्श करवाते ही इन पे जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब पहले गोले पर आवेश और दूसरे गोले पर आवेश जो है वो समान होंगे। तो पहले गोले पे आवेश आपने मान लिया Q है, नहीं, पहले गोले पे और दूसरे गोले पे आवेश आपने एक समान ले लिया। तो गोलों को स्पर्श करवाने पर
इन पर आवेश समान हो जाएंगे। तो पहले वाले गोले पे आवेश आपने मान लिया Q1 का डैश और दूसरे गोले पर आवेश आपने मान लिया Q2 का डैश। इन दोनों के आवेश को आपने ये बराबर है, इनको Q के बराबर मान लिया और ये कैसे आ जाएगा, दोनों पे जो आवेश है वो आधा आधा हो जाएगा, बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा, पहले जो आवेश था उसका आधा आधा वितरित हो गया, मतलब Q1 प्लस Q2/2। तो यहाँ से Q का मान आ जाएगा हमारे पास में, Q1 का मान हो गया 10 गुणा 10 की घात 6 और Q2 का मान माइनस में 20 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बट्टा, आगे अगर अपन देखें इसमें तो देखिए बट्टा में 2 है तो 10 में से 10 घटाइए, माइनस का 10 बचेगा, माइनस 10 में आप 2 का भाग दे दीजिए, कितना आ गया माइनस में 5 और गुणा में 10 की घात माइनस का 6 कूलाम, मतलब माइनस का 5 माइक्रो कूलाम हो गया। अभी दोनों गोलों पर ये आवेश है और अभी जो बल लगेगा, इसलिए बल जो है वो F डैश मान लिया आपने, वो क्या आ जाएगा, इतनी ही दूरी पर रख दिया आपने, इन दोनों गोलों को आपने स्पर्श करवाया है, स्पर्श करवा के दोनों गोलों को इतनी ही दूरी पर वापस रख दिया जाता है। तो यहाँ पे K और ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश और अपॉन में R का स्क्वायर। तो यहाँ से K और Q1 डैश किसके बराबर है, Q के, और इंटू में Q2 डैश भी Q के बराबर है, तो Q इंटू Q क्या हो गया, Q का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर। दोनों स्थितियों में जो बल लग रहा है उसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो अतः है हमें जो अनुपात ज्ञात करना है वो पहले वाले बल F और F डैश का ज्ञात करना है। तो K से तो देखिए वो K कट जाएगा, अब बट्टा वाले R स्क्वायर से बट्टा वाला R स्क्वायर कट जाएगा, इसमें ऊपर क्या बचेगा Q1 Q2, तो यहाँ तो आ गया Q1 इंटू में Q2 और बट्टा हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर अपन देखें Q1 का मान हमारे पास में है 10 गुणा 10 की घात माइनस में 6 और इंटू 20 माइक्रोग्राम, सॉरी माइनस में था। देखिए आपने बोला कि प्लस में तो आपको दे रखा है 10 माइक्रोग्राम और माइनस में आपको दे रखा है 20 माइक्रोग्राम, और इन दो आवेशित गोलों को आपने परस्पर स्पर्श करवा दिया और स्पर्श करवा के आपने इनका अनुपात ज्ञात कर दिया, ठीक है ना, स्पर्श करा के आपने इनको अलग रख दिया। तो यहाँ से अगर अपन देखें इनटू में Q2 का मान हमारे पास में कितना हो गया, माइनस का 20 और गुणा में 10 की घात माइनस में 6 बट्टा Q का स्क्वायर। Q का मान हमारे पास में कितना है, माइनस का 5 और गुणा में 10 की घात माइनस में 6 और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा, अब देखो आप एक बात तो ये देखना, यहाँ पे इन दोनों आवेशों का की जो प्रकृति है वो विपरीत है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। इसका मतलब स्टार्टिंग में इन दोनों आवेशों के बीच में कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति समान है, सजातीय आवेश हो गई, ठीक है। लेकिन जब आप इनको स्पर्श करवा देते हैं तो दोनों गोलों पर माइनस का 5 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है, तो दोनों गोलों पर आवेश की प्रकृति समान हो गई, तो अभी इनके बीच में जो बल लगेगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर आपको ऋणात्मक चिन्ह काम में नहीं लेना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि ये वाला जो बल है ये आकर्षण प्रकृति का है और ये वाला जो बल है ये प्रतिकर्षण प्रकृति का है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो यहां से अगर अपन देखें 20 को आप माइनस तो आ गया, 20 को आप 10 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास में 200 गुणा 10 की घात माइनस में 12 बट्टा माइनस का स्क्वायर तो प्लस में 5 का हो गया 25 और गुणा में 10 की घात माइनस में 12, तो 10 की घात माइनस 12 से 10 की घात माइनस 12 कैंसिल हो गया, 25 का भाग दे दीजिए तो माइनस में 8 बट्टा 1, तो अनुपात कितना आ गया 8:1। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि पहले वाला जो बल है वो ऋणात्मक था, मतलब आकर्षण प्रकृति का था, और दूसरा वाला बल जो है वो धनात्मक है, इसका मतलब कैसे प्रकृति का है, प्रतिकर्षण प्रकृति का है, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग में इन दोनों गोलों के मध्य जो बल लग रहा था वो आकर्षी था और स्पर्श करवाकर जब इन्हें आपने वापस से उन्हीं दूरी पर रख दिया था, तो अब जो इनके मध्य बल लग रहा है वो कैसा है, प्रतिकर्षण प्रकृति का है। देखो आगे
तीसरा सवाल देखते हैं। स्मॉल ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए व बी पर समान आवेश स्मॉल क्यू हैं। बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी और उसकी भुजा आपको दे रखी है स्मॉल ए। इसके दो बिंदुओं ए और बी पे आपको समान परिमाण के आवेश दे रखे हैं और उनका परिमाण क्या है स्मॉल क्यू। तो आपको बिंदु सी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। जैसे ये हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ये ए, ये बी और ये हो गया हमारे पास में सी। ठीक है, इस पे आवेश आपने ले रखा है स्मॉल क्यू और इस पे भी आवेश है स्मॉल क्यू और इस पे भी आवेश है हमारे पास में स्मॉल क्यू। ठीक है, आपको इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो ए दे रखी है। आपको बोला गया है कि बिंदु सी पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बिंदु सी पर आप परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो बिंदु सी पे दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक तो इस बिंदु ए वाले आवेश के कारण से उत्पन्न होता है और एक इस बिंदु बी वाले आवेश के कारण से उत्पन्न होता है। इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को ज्ञात कर लो, दोनों का बीजगणित योग कर दो। और अगर किसी कोण पर झुके हुए हैं तो फिर वो अगर दो सदिश किसी कोण पर झुके हुए होते हैं तो उनका परिणामी सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां से अगर अपन देखें तो बिंदु ए वाले सदिश के कारण से सी पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kq/r²। तो k और ये आवेश कौन सा है बिंदु ए पे? q और अपॉन में r²। इसकी इस बिंदु सी से दूरी क्या है? ए वाले आवेश की स्मॉल ए है, इसका स्क्वायर हो गया। और बिंदु सी वाले आवेश के कारण बी वाले आवेश के कारण से सी पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है हमने ई बी ले ली। तो के और आवेश का परिमाण q और अपॉन में बीच की दूरी a ही है, इसका स्क्वायर हो गया। तो दिशा आप देखिए, ये तो इस दिशा में आ गया ई ए और ये जो है ये इस दिशा में आ गया ई बी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ई ए बराबर किसके है? ई बी के, और बराबर हमने मान लिया ई डैश के, और बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें ये दोनों समान हैं। अब अगर अपन देखें आगे तो आप ये दोनों किसी कोण पर झुके हुए हैं। अगर किसी कोण पर झुके हुए होते हैं तो दो सदिश अगर किसी कोण पर झुके हैं तो उनका परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा मतलब इन दोनों के बीच का कोण। तो पहले इन दोनों के बीच का कोण देखें हम लोग। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला कोण कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ गया। और ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 होता है तो ये कोण भी 60 डिग्री हो गया। तो इनका जो परिणामी होगा वो यहाँ आ गया हमारे पास में ई। ठीक है, और साथ ही आप एक बात और देखिए, इस सूत्र के अनुसार ए का मतलब तो पहला सदिश है, पहला सदिश आपने क्या ले रखा है? ई ए। बी का मतलब दूसरा सदिश है जो आपने ले रखा है ई बी। ठीक है, अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र अगर हम ज्ञात करें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ज्ञात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ई मान लिया आपने उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और वही सूत्र के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ई बराबर आ जाएगा रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2e a इंटू ई बी इंटू में कोस, और इनके बीच का कोण कितना है? दोनों आवेशों दोनों विद्युत क्षेत्रों के बीच का कोण 60 डिग्री। तो यहाँ से आप देखिए रूट, अब ई ए किसके बराबर है? ई डैश के। तो ये हो गया हमारे पास में ई डैश का स्क्वायर प्लस ई बी किसके बराबर है? ई डैश के। तो ई डैश का स्क्वायर प्लस 2, ये ई डैश इंटू ई डैश क्या हो गया हमारे पास में? ई डैश का स्क्वायर और इंटू में कोस 60 का मान हो गया 1/2। तो इस बट्टा वाले 2 से तो ये 2 कट जाएगा। ई डैश का स्क्वायर, ई डैश का स्क्वायर, ई डैश का स्क्वायर, रूट के अंदर कितना हो गया? 3 ई डैश का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से रूट करो तो 3 का तो हो गया √3 और ई डैश के स्क्वायर का हो जाएगा ई डैश, तो √3 और ई डैश का मान हमारे पास में कितना है?
के क्यू अपॉन में ए का स्क्वायर। तो ये हो गई बिंदु सी पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। ये बिंदु सी पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब हम आगे देखें, प्रश्न कुल मिला के ठीक है ये, और इससे आगे वाला जो सवाल है वो इससे भी ठीक है। थोड़ा सा उसमें एक अलग व्यंजक काम में आता है, तो उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई धातु, किसी धातु का कोई गोला दिया गया है, ठीक है ना, और उसको आपने वायु में लटका रखा है, ठीक है। तो वायु में लटका दिया जाता है तो हमारे पास में जो गुरुत्वीय त्वरण है वो स्मॉल जी है, लेकिन जब आप उसको आप किसी द्रव में लटकाएंगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो हमने मान लिया जी डैश हो गया, ठीक है ना। तो धातु के किसी गोले को आपने किस में लटका दिया, किसी में वायु में लटकाया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखें, यदि धातु के किसी गोले को वायु में लटकाया गया है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी है। यदि परंतु गोले को किसी द्रव में लटकाने पर गोले को किसी द्रव में लटकाने पर गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित होकर जी डैश हो जाता है। तो होता है जी डैश का जो मान है वो हमारे पास देखिए क्या होगा, जी डैश बराबर होता है जी इंटू में 1 माइनस में डी द्रव बट्टा डी गोले के पदार्थ का, जहां पे डी का मतलब हमारे पास में क्या है, डी द्रव जो है ना, ये क्या है हमारे पास में, द्रव का घनत्व। किसका घनत्व है, द्रव का घनत्व है, द्रव के पदार्थ का घनत्व है ये। और ये है डी गोला जो है, ये हमारे पास में गोले के पदार्थ का घनत्व है, गोले के पदार्थ का घनत्व। ये जो व्यंजक है, ये संबंध हमारे अगले वाले पाठ में, अगले सवाल में काम में आएगा, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। हालांकि इसके कुछ अंशों का सत्यापन आपने पाठ संख्या कक्षा 11 के पाठ संख्या 6 में किया था, गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में आपने इसका सत्यापन किया भी था। कुछ अंशों का सत्यापन, पूर्ण सत्यापन तो नहीं किया था आपने इसका। ये संबंध हमारे काम में आएगा अगले पाठ के अंदर, अगले सवाल के अंदर। तो देखिए, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। पहले चौथे प्रश्न को हम देखें, क्या बोल रहा है हमें चौथा प्रश्न। हमें बोला गया है कि दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। दो एक समान आवेश के दो गोले आपको दे रखे हैं, एक समान रूप से आवेशित दो गोले आपको दिए गए हैं, और इन दोनों गोलों को समान लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है, और इन डोरियों के मध्य का जो कोण है वो 30 डिग्री है। डोरियों के मध्य का कोण 30 डिग्री है। जब इसे 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी उतना ही कोण रहता है, तो कोण में परिवर्तन नहीं हुआ। तो बोला गया है यदि गोले के घनत्व का, यदि गोले के पदार्थ का जो घनत्व है वो 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। इसने हमें बोला है कि दो एक समान रूप से आवेशित गोले हैं और उन दोनों गोलों पे
दोनों गोलों को समान लंबाई की डोरियों से लटकाया है, डोरियों के बीच का कोण 30 डिग्री का है। देखते हैं, देखो देखिए चौथा प्रश्न, जैसे ये हमारे पास में कोई दृढ़ आधार है और इस दृढ़ आधार पे ये हमने दो डोरियों से दो गोलों को लटका रखा है। दो गोलों को आपने लटका रखा है, प्रत्येक गोले पे आवेश का जो मान है वो समान है। हमें बोला गया है कि प्रत्येक गोले पे एक समान आवेश दिया गया है आपको, तो इस पे यदि आपने आवेश स्मॉल क्यू ले रखा है तो इस पे भी आवेश स्मॉल क्यू होगा। और ये दोनों जो डोरियां हैं ये समान लंबाई की डोरियां हैं, तो अगर इस डोरी की लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L होगी। और ये दोनों डोरियां 30 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो इनके बीच में जो पूरा कोण है ये कोण ही कितना 30 डिग्री है। तो यहाँ से आप ये लंबवर्धक खींचिए तो ये वाला कोण कितना हो गया हमारे पास में 15 डिग्री हो गया, और ये वाला कोण भी हमारे पास में कितना हो गया 15 डिग्री। ठीक है, अब आपको बोला गया है आगे कि अब देखिए इस पे तीन प्रकार के बल लग सकते हैं। एक तो इस गोले पे नीचे की ओर बल लगता है, इस पे भार द्रव्यमान के कारण से लगता है mg। अभी हमने इसको द्रव में नहीं डुबाया है, इन गोलों को द्रव में नहीं डुबाया गया, ठीक है ना। और आगे देखें, अगर हम इसमें ऐसे अब इस पे एक लंब खींच दीजिए। अब इस डोरी में एक तनाव उत्पन्न होता है दृढ़ आधार की ओर, जो कि कैपिटल T मान लिया हमने। तो ये कोण अगर 15 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास में 15 डिग्री हो जाएगा। और 15 डिग्री के साथ में ये हमारे पास में कितना आ गया T कोस 15 डिग्री। और ये इधर वाला हमारे पास में क्या आ गया T साइन 15 डिग्री। और इन दोनों गोलों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसके द्वारा इस पे एक प्रतिकर्षण बल लग रहा है जो कि इधर की ओर हो गया, वो हमने क्या ले लिया F। ठीक है ना। तो मतलब इस स्थिति में प्रत्येक गोला तीन बलों के अंतर्गत संतुलन में है। ठीक है ना, तीन बलों के अंतर्गत संतुलन की अवस्था में है। इस स्थिति में प्रत्येक गोला तीन बलों के अंतर्गत संतुलन में है। तो यहां से अगर अपन देखें इसमें पहला बल तो क्या हो गया, गोले का भार, जो कि आपने क्या मान लिया mg। तनाव, डोरी में तनाव, T। और विद्युत प्रतिकर्षण, जिसे आपने F मान रखा है, इसका मान हमारे पास में क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो Q1 का मान इस गोले का आवेश Q और Q2 का मान भी इस गोले का आवेश Q, तो Q इंटू Q क्या हो गया हमारे पास में Q का स्क्वायर, और अपॉन में इनके बीच की दूरी हमने क्या मान रखी है R, इनका स्क्वायर। ठीक है, इन तीन बलों के अंतर्गत प्रत्येक गोला संतुलन में है। तो यहां से अगर अपन देखें चित्र के अनुसार, अगर हम देखें तो चित्रानुसार अगर अपन देखें तो ये जो mg है ये किससे संतुलित हो रहा है, T कोस 15 से संतुलित हो रहा है। और ये जो बल है F ये किससे संतुलित हो रहा है, T साइन 15 से संतुलित हो रहा है। तो यहां से अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमें लिख सकते हैं कि T कोस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास में mg के, और आगे T साइन 15 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास में F के। T साइन 15 डिग्री
बराबर हो जाएगा एफ क्यू, और एफ का मान हमारे पास में क्या है के क्यू1 क्यू2 के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। तो आप 10 15 के रूप में 10 के रूप में इसे परिवर्तित कर दीजिए। तो ये जैसे हमारे पास में समीकरण 1 और वो हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में आप समीकरण 1 का भाग देते 2 में 1 का भाग देते हैं, टी से टी कट जाएगा, साइन 15 बटे कोस 15 कितना आ गया हमारे पास में tan 15 डिग्री बराबर 2 में 1 का भाग देते हैं। तो समीकरण 2 में हमारे पास में क्या है के क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास में एम जी। तो ये हो गया हमारे पास में tan 15 डिग्री बराबर के का मान हो गया हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बट्टा में आर का स्क्वायर एम जी। ये है यदि इन गोलों को आपने एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के किसी द्रव में डुबा दिया जाता है, यदि इन गोलों को एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के किसी द्रव में डुबा दिया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी डैश हो जाता है। गोलों को एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक के द्रव में डुबाने पर हमारे पास में हो जाएगा tan 15 डिग्री बराबर 1/4 पाई, और एप्सिलॉन नॉट तो होता है निर्वात की स्थिति में। अब द्रव में डुबा दिया आपने, द्रव एक माध्यम है, माध्यम का अपवर्तनांक काम में आएगा यहाँ पे एप्सिलॉन, और इसका मान हमारे पास में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर और बराबर इनटू में क्यू का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एम जी डैश, ये हो गया। तो यहां से अगर अपन देखें दोनों समीकरणों से आप तुलना कीजिए, दोनों समीकरणों से तुलना करें अगर हम लोग tan 15 की जगह tan 15 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, q के स्क्वायर की जगह q का स्क्वायर है, r के स्क्वायर की जगह r का स्क्वायर है, m की जगह m है। इसमें g आ रहा था और इसमें g की जगह क्या आ रहा है एप्सिलॉन r इनटू g डैश। दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, दोनों समीकरणों की तुलना अगर हम करें तो स्मॉल g बराबर किसका आ गया एप्सिलॉन r इनटू में g डैश क्या आ गया, और g डैश का मान लिखते हैं तो एप्सिलॉन r इनटू g डैश का मान हमारे पास में क्या हो गया g इनटू 1 माइनस d किसका द्रव का और बट्टा में d किसका गोले का। ये व्यंजक आपको दिखाया था पीछे। तो यहां से अगर अपन देखें तो g से तो g कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन r इंटू 1 माइनस में d किसका द्रव का और बट्टा में d किसका गोले का। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन r इंटू 1 माइनस, अब द्रव का जो घनत्व आपको दिया गया है तो आपको बोला गया है कि इन गोलों को 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व के द्रव में लिपटाया जाता है। द्रव का घनत्व हो गया 0.8 बट्टा गोले का घनत्व आपको दे रखा है 1.6, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन r इनटू में 1 माइनस में 1/2 हो गया। ये एक में से आप 1/2 घटाइए 1/2 आएगा, तो यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन r और इनटू में आ गया 1/2, या अपॉन वाला 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन r बराबर हमारे पास में कितना आ गया 2। अतः द्रव के पदार्थ का जो परावैद्युतांक है वो कितना है 2 है, ठीक है। अतः द्रव के पदार्थ का परावैद्युतांक 2 है, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अब आगे देखिए हम लोग इसमें द्रव के पदार्थ का परावैद्युतांक आपको ज्ञात करना था, इसके लिए जो व्यंजक हमारे काम में आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न जो है ये एक इसमें एक ये व्यंजक थोड़ा सा अलग काम में आता है, बाकी ये प्रश्न है तो ये आसानी सवाल आसान है, लेकिन इसमें एक व्यंजक थोड़ा अलग काम में आता है जो आपको बता दिया गया है। इस एक प्रश्न के कारण से, इस एक व्यंजक के कारण से आप इस प्रश्न को हल करने में असमर्थ हो सकते थे, जो हमने देख लिया। देखिए आगे देखते हैं। अब तो आपने आंकिक प्रश्नों में 4 सवाल हल कर लिए, अब हम हल करते हैं आगे। और एक आपसे ये भी कहा गया था कि
जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कल तक के 2 दिनों में हमने किए थे, पिछले 2 दिनों में जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए हैं, आपको ये कहा गया था कि उनमें से जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है उस प्रश्न के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज में इतना ये वाला है या फिर न्यूमेरिकल्स में ये वाला है, आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद में हम उसको आगे हल कर सकते हैं। अब हम आगे देखने का देखिए प्रयास करें। चौथे सवाल को आपने देखा है, 5वां प्रश्न हम देखते हैं। हमें बोला गया है दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश से आवेशित हैं। समरूप गोलाकार चालक का मतलब क्या है? एक समान आकार के हैं और समान पदार्थ के बने हुए हैं, ठीक है, एक समान आकार के हैं और समान पदार्थ के बने हुए हैं और इन पे आवेश की मात्रा आपको समान दी गई है। 5वां प्रश्न आपके लिए असाइनमेंट वर्क के रूप में होगा, मैं आपको रफ तरीके से समझा देता हूँ। दो गोले चालक आपको दे रखे हैं बी और सी, इन पे जो आवेश की मात्रा है वो समान है और वो कितनी मान लिया आपने? क्यू मान ली दोनों पे आवेश की मात्रा। आगे इसने हमें बोला है इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो एफ है, तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा एफ है, उसका मान हमारे पास में क्या हो जाएगा? के Q1 इंटू Q2। तो इस गोले का आवेश Q है, दूसरे गोले का आवेश Q है, तो Q इंटू Q क्या हो गया? Q का स्क्वायर और अपॉन में इनके बीच की दूरी R का स्क्वायर। आगे देखिए हमें क्या बोला गया है, आगे से हमें बोला है अब तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, मतलब इन्हीं के पदार्थ का बना हुआ इतने ही आकार का तीसरा एक और गोला है, परंतु आवेश रहित है, उस पे आवेश का मान 0 है। इसे पहले हम बी के संपर्क में लाते हैं और बाद में हम सी के संपर्क में लाते हैं और उसके बाद में दोनों से ये अलग कर देते हैं, ठीक है। तो तीसरा गोला आपने मान लिया ए है, माना तीसरा गोला ए है, तो ए व बी के संपर्क से, तो ए और बी के संपर्क से अगर हम देखें तो ये दोनों समान पदार्थ के बने हुए समान आकार के गोले हैं, तो इनके संपर्क से आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। तो ए पे तो आवेश आपने ले लिया क्यू ए और अभी जो बी पे आवेश है वो क्यू बी डैश हो गया, क्योंकि क्यू बी तो पहले से था। अब ये गोला ए तो आवेश रहित था, तो ए का आवेश 0 प्लस बी का आवेश क्यू अपॉन में 2, तो दोनों गोलों पे आवेश कितना आ गया? क्यू अपॉन 2 आ गया। अब इस गोले ए को आपने सी से संपर्क करवाया है, तो ए व सी के संपर्क से अगर हम देखें, ए पे तो आवेश हो क्यू ए डैश हो गया और सी पे आवेश क्यू सी डैश हो गया। अभी गोले ए पर आवेश कितना था? q/2 प्लस सी पे आवेश q और बट्टा में 2, तो 3q/2 आई है और इसमें 2 का भाग दीजिए आप, तो 3/4 q ये आ जाएगा। अभी इस तीसरा जो गोला है ए, इसको आपने हटा दिया। अब ये बी और सी जो है इनके बीच में वापस से बल आपको याद करना है, तो अभी जो बल होगा वो एफ डैश मान लिया आपने, वो क्या आ गया? क्यू के क्यू बी का डैश क्यू सी का डैश और बट्टा में आर का स्क्वायर। दूरी में परिवर्तन नहीं किया है, उतनी ही दूरी पर रख दिया आपने इन्हें। तो ये है हमारे पास में के क्यू बी डैश का मान हमारे पास में कितना है? q/2 और इनटू में क्यू सी डैश का मान हमारे पास में है 3/4 क्यू और बट्टा में क्या है हमारे पास में? आर का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में 3 अपॉन में 3/4 में 8 है, के क्यू का स्क्वायर बटा आर का स्क्वायर, तो 3/8 है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, किसका मान है? एफ का। पहले वाली स्थिति में बल, मतलब इस स्थिति में जो बल होगा वो पूर्व बल की तुलना में 3/8 है, गुना हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास में 5वां अंक प्रश्न। अब इसके कुछ आगे वाले कुछ अंक प्रश्नों की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इन प्रश्नों को हल करके जो प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चाहे वो एमसीक्यूज में है चाहे वो न्यूमेरिकल्स में। धन्यवाद।